नमस्कार दोस्तों। उसी अपने कृषि कानून के विषय में चर्चा के अगले पड़ाव पर, यानी अब हम जो दूसरा कानून है उस पर बात करने वाले हैं। वो दूसरा कानून क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ करके। वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तो आप इसमें मोटा मोटा इसका सामान्य सा अर्थ समझिए। इसमें किस बात पर जो है इस अधिनियम में जोर दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो किसानों की सशक्तिकरण यानी कृषकों का सशक्तिकरण, दूसरा एग्रीमेंट संबंधी बात की गई है, यानी जो मूल्य को लेकर यानी जो कीमत को लेकर जो है किसानों का जो है कंपनियों के साथ अनुबंध होगा उसके विषय में बात की गई है। तो इसी को अगर ओवरऑल हम देखें यानी संपूर्णता से देखें तो इसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा गया है। सबसे ज़्यादा विवाद इसी कानून पर है। इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है। मान लीजिए कि किसान जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर्स यानी किसी कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी या फिर फूड प्रोसेसिंग कंपनी या फिर जो है डेयरी उत्पादन की कोई कंपनी लगी हो से मान लीजिए कोई अनुबंध करता है ना, कॉन्ट्रैक्टर से, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं इसको इस जो है कानून में बताया गया है। तो इसका प्रावधान ये है कि मान लीजिए कि कोई किसान है, वो किसी जो है कॉन्ट्रैक्टर से जो है कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में कोई अनुबंध होता है या कोई कंपनी का किसान के साथ अनुबंध होता है, और अगर कंपनी चाहती है कि हमें मान लीजिए जिस किसान और कंपनी के बीच में जो अनुबंध हो रहा है तो उसमें कंपनी ये चाह रही है कि मान लीजिए कि हमें जो है आलू की जो है, समझते चलिए, हमें आलू की फला किस्म की ज़रूरत है। तो वो जो है किसान से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे बोल सकते हैं स्पॉन्सर। तो किसान और स्पॉन्सर के बीच में जो अनुबंध हुआ है तो उसके तहत अगर वो चाहे, स्पॉन्सर चाहेगा कि अगर उसे अच्छे क्वालिटी का आलू चाहिए तो उस अच्छे क्वालिटी के आलू को पैदा करने के लिए जो भी पेस्टिसाइड है, जो भी उर्वरक है, जो भी सिंचाई कैसे की जाएगी, तो वो अगर चाहे तो वो किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से सलाह ले सकता है या उस एक्सपर्ट से किसान को सलाह दिलवा सकता है, उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे या स्पॉन्सर चाहे तो वो जो है उसे जो है बीज भी उपलब्ध करवा सकता है, उसे जो है उर्वरक भी उपलब्ध करा सकता है, कीटनाशक भी उपलब्ध करवा सकता है, और समय समय पर वो जो है कृषि एक्सपर्ट को भेज करके आलू की जांच करा सकता है कि हमने जो किस्म या जो क्वालिटी हमने जो है उत्पादन करने के लिए कहा था, क्या वाकई ये क्वालिटी जो है उत्पादित हो रही या नहीं, या समय समय पर ऐसा जो है अनुबंध में या जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा जाएगा। अब मान लीजिए कि किसान और जो स्पॉन्सर है, जो कंपनी का स्पॉन्सर मान लीजिए जो कंपनी है, अब मान लीजिए कि उनमें जो है एक रेट फिक्स हुआ कि मान लीजिए अगर आप आलू पैदा करते हैं या प्याज पैदा करते हैं या फिर जो है आप कुछ भी पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, यानी जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा, तो आप जो है हमें 20 रुपया किलो आलू, यानी जब आलू तैयार होगा तो हम 20 रुपया केजी आलू आपसे खरीदेंगे। अब सपोज दैट कि मतलब मान लीजिए कि जब आलू पक के तैयार हुआ और मार्केट में जो आलू की कीमत है वो 20 के बजाय 30 रुपया हो गई,
तब इस अवस्था में क्या होगा, मान लीजिए फ्लेक्सिबल हो गया, यानी जो अनुबंध में 20 रुपया किलो लिखा गया था अब वो आलू 30 रुपया हो गया। तो इस कंडीशन में, इस जो है कानून में ये चीज़ लिखा गया है कि इस कंडीशन में जो है किसान को बोनस के तौर पर अनुबंध के हिसाब से उसे बोनस दिया जाएगा। और दूसरी बात इसमें जो और चीज़ लिखा और जो इस कानून में है वो ये है कि मान लीजिए कि जब कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में यह अनुबंध हुआ, करार हुआ, कृषि का करार हुआ, तो अगर मान लीजिए किसान की जो है आकस्मिक कोई परेशानी आ गई, मान लीजिए जैसे प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर मान लीजिए कि किसान की तबीयत खराब हो गई, उसे कोई बीमारी हो गई, जैसे आज कोरोना चल रहा है, मान लीजिए ऐसी कोई समस्या आ गई, तो इस दशा में ये अनुबंध जो है खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए जो है किसान उस फसल को पैदा करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है जमीन को लेकर। मान लीजिए स्पॉन्सर और किसान किसी एक निश्चित एरिया में जो फसल पैदा करना है, अब सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है जो कंपनियां हैं वो जो है धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि किसान की ज़मीन को जो है हड़प लेंगे। तो आपको मैं बता दूं इस कानून में साफ साफ लिखा है कि जो है किसान की ज़मीन के साथ कोई भी कंपनी, कोई भी फार्म्स, कोई भी जो है खाद्य प्रसंस्करण कंपनी है, कोई भी किसान की ज़मीन को ना तो खरीद सकता है ना तो लीज पर ले सकता है, यानी किसी भी प्रकार का ज़मीन से कोई सौदेबाजी इसमें नहीं है। मान लीजिए अगर कहीं पर अनुबंध में ये चीज़ लिखी गई है या किसी गलती बस लिख दी गई है स्पॉन्सर और किसान के बीच में, तो जो है ये जो है जहाँ तक ज़मीन का मैटर है, मामला है, वहाँ तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये अनुबंध ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरी बात है कि मॉडल, यानी एक मॉडल बनाया जाएगा। हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का एक मॉडल बना दिया जाए, उस पर जो है बस क्या करना रहे। हाँ, आप जान ही रहे हैं कि हमारे देश के भैया किसान कितने जागरूक और कितने समझदार हैं, इसलिए हो सकता है मैं भी सरकार कोई ऐसा मॉडल बनाए जिससे जो है कंपनी यानी स्पॉन्सर और जो है किसान के बस साइन और मोहर हो जाए, और उसे कौन सी फसल पैदा करनी हो, मान ली 4-6 कॉलम दिया हो, उसमें से उसे कौन फसल लगानी है, इस पर वो टिक करके अपना साइन मोहर करके दे दे। और मान लीजिए अब एक सवाल और आता है कि भाई जो है इसकी जो है समय कितना होगा, ये टाइम कितनी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि इस अनुबंध का जो समय है, जो इस कानून में लिखा है, वो समय जो है वो समय है अधिकतम एक फसल, यानी अगर गेहूं बो रहे हैं तो 4 महीने, अधिकतम 5 वर्ष तक, अगर किसान और कॉन्ट्रैक्टर की सहमति हुई तो। अब जो है इसमें रही सही बात ये है, अब जो अगला जो इस कानून में है उसमें ये है कि मान लीजिए कि कोई विवाद अगर जो है कॉन्ट्रैक्टर और जो है फार्मर के बीच में हो गया तो इसका सेम प्रक्रिया वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जो है अब तो ये है कि किसान जो है न्यायालय में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए किसान और स्पॉन्सर के बीच में कोई अनबन हो गई है, या कोई अनबन हो गई, मान लीजिए किसान ने अपनी फसल को पैदा किया या फिर
कोई दिक्कत हो गई, स्पॉन्सर जो है नहीं ले रहा है या कोई आपसी कोई विवाद है, तो इसके लिए इस कानून में साफ साफ लिखा है कि मान लीजिए जो ये एसडीएम और कलेक्टर है, मान लीजिए जितना भी किसान ने जो भी अपनी लागत लगाई है, जो भी लागत से उसने वो फसल को पैदा किया है, अगर खुद के लागत से लगाई है तो जो लागत उसमें लगी है उसका 1.5 गुना जो है स्पॉन्सर को, किसान को पेड करना होगा। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश किसान की गलती सामने आती है तो किसान को कुछ नहीं करना है, बस किसान को जो मान लीजिए स्पॉन्सर ने जितना खर्च करके उस फसल को जो है लगाया, जितना स्पॉन्सर का खर्च हुआ है, जितना कंपनी का खर्च हुआ है, यानी जितनी लागत लगी है उतना उसे जो है स्वाभाविक रूप से देना होगा। और अगर मान लीजिए कि जो है कंपनी या कोई फार्म्स जो है किसान के खेत में या किसान जितने लैंड में वो कृषि कर रहा है, कोई अनुबंध हुआ है, उसमें कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, कोई मान लीजिए कोई संरचना तैयार करना चाहता है जो फसल के लिए अच्छी हो, तो इसके लिए अगर किसान सहमत है तो वो जो है उस एरिया में उसके खेत में वो स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, उस संरचना को तैयार कर सकता है। अब अगर मान लीजिए कि अब ये तब तक होगा जब तक किसान की स्पॉन्सर के साथ सहमति बरकरार बनी रहेगी। और हाँ, जिस दिन ये एग्रीमेंट खत्म होगा, जिस दिन किसान और स्पॉन्सर यानी किसान या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जिस दिन ये जो है अनुबंध यानी एग्रीमेंट खत्म हुआ, उस दिन स्पॉन्सर खुद के पैसे से जो स्ट्रक्चर उसने बनाया है उसे जो है वहाँ से हटाएगा, रिमूव कर देगा। और ये जो है ये अब इसमें क्या है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई धीरे धीरे इसी जो है कानून में सबसे ज़्यादा एमएसपी की बात की गई है, और अब किसान कह रहे हैं कि धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कहीं भी इस कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ, ना तो पहले कानून में ना तो इसमें। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ एमएसपी के बारे में बता दूँ, वीडियो थोड़ा लंबी होगी इसलिए अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो सही है, तो सरकार कह रही है कि भाई एमएसपी तो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं तो जब एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने जो है नोटिफिकेशन में कहीं एमएसपी का जिक्र भी नहीं किया। तो थोड़ा सा एमएसपी पर चर्चा कर लें। तो एमएसपी को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एमएसपी जो है 22 फसलों पर दी जाती है, या 22 फसल प्लस 1, यानी एक फसल होती है गन्ना, उस पर भी एमएसपी के तहत एमएसपी की तरह ही जो है सरकार द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब इसकी अनुशंसा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और ये जो है केंद्र सरकार के आर्थिक कैबिनेट को अपनी अनुशंसा पेश करता है। और सरकार जो है क्या करती है कि बुआई से पहले ही इन फसलों का क्या करती है, रेट जो भाव वो तय कर देती है। याद रखिए कि एमएसपी पर सरकार केवल गेहूं और चावल की खरीदारी करती है, यानी सरकार ये कहती है कि एमएसपी पर आपके पास जितना भी गेहूं और चावल हो वो आप हमें दे सकते हो। बाकी फसलों पर सरकार की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो जो है वो खरीदेगी, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि देश में केवल 6% किसान ही जो है एमएसपी पर अपनी फसल को बेचते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा एमएसपी का बैकग्राउंड समझ लीजिए कि जब जो है देश में जो है खाद्यान्न की बड़ी समस्याएं थी,
देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो अमेरिका से जो है मोटे अनाज को आयात किया जा रहा था। इसलिए जो है देश में जो है श्रीमती गांधी की सरकार ने, उस समय की सरकार जो थी, उन्होंने एक प्लान किया कि भाई जो है भारत में जो है अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है नॉर्मन बोरलाग और जो है यहाँ के सॉरी उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, नॉर्मल एक बोरलाग थे और एक कोई और था, आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो इन लोगों ने मैक्सिको से जो है उन्नत किस्म की बीज मंगाए और इसका अनुप्रयोग करने के लिए जो है उन्होंने किस एरिया को चुना, वो एरिया था जो है आपका पंजाब हरियाणा वाला जो साइड, जो जहाँ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उन फसलों को जो है बोया गया और उसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक वगैरह डाला गया। तो अब समस्या ये थी कि जो है बोना था, तो समस्या ये थी कि किसानों को जो है इस फसल को पैदा करने के लिए उन्हें जो है कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि मान लीजिए चलिए ठीक है कि जब जो आप ये फसल पैदा करिए, इस पर आप मेहनत करिए, आप जितना भी फसल आप पैदा करेंगे इसको हम खरीद लेंगे इस रेट पर। तब किसानों ने जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जो है आप देख ही रहे हैं हरित क्रांति। अब वहीं से जो है एमएसपी का जन्म हुआ। धीरे धीरे 2 फसलों पर, इसके बाद तमाम फसलों पर धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि 22 फसलों पर एमएसपी है, 22 एक 23 फसल पर एमएसपी, जैसा गन्ना पर भी। तो यहाँ एमएसपी का कॉन्टेक्ट, यहाँ एमएसपी को आप समझिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो है एमएसपी पर खरीद का डेटा देखेंगे तो 88% के करीब यानी 88% के करीब जो है चावल और 70% गेहूं, ये पूरे पंजाब और हरियाणा, यानी पंजाब का जो है लगभग 88% चावल और 70% जो है गेहूं पंजाब और हरियाणा साइड का एमएसपी पर खरीदा जाता है, यानी जो रेट सरकार तय करती है। इसीलिए यहाँ के किसान थोड़ा ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय हैं, क्योंकि उन्हें एमएसपी पर अपना, और जबकि कुछ राज्यों में थे एमएसपी और एपीएसपी मतलब एपीएमसी खत्म ही के बराबर है। तो और इससे क्या समस्याएं आ रही हैं, इससे हमारे जो किसान हैं वो एक रूढ़िवादी कृषि कर रहे हैं। वो जो है एक नए पैटर्न, जो हमारी क्रॉप पैटर्न है वो धीरे धीरे रूढ़िवादी, हम जो है अपने जो है जमीन का 90% भाग 90% जो जल है ज़मीन के अंदर है, उसकी सिंचाई जो है हम वहाँ से पानी निकाल कर हम खेतों को सींचते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इस पर तमाम विश्व के तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जो है भारत को चेताया भी है। और भारत में सबसे ज़्यादा कृषि पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे आप देखें तो मान लीजिए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2014 में आया था, जिसके तहत जो है आपका मिड डे मील योजना और पीडीएस चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, जो कोटे पर आपको राशन मिल रहा है। लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। अब इसमें जो धांधलियाँ होती है एमएसपी पर, उसे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको कि मान लीजिए किसान जो है अपना जो है उपज को लेकर के जो है वो मार्केट में जाता है, मंडी में जाता है। तो अब एमएसपी पर जो खरीदारी, जो एफसीआई के जो अधिकारी बैठे होते हैं, अब मान लीजिए कोई किसान है वो 100 कुंटल जो है अपना जो है अनाज लेकर के जो है मंडी में पहुंचा। अब देखिए इसमें जो है ये एफसीआई
इसमें सबसे ज़्यादा धांधली होती है। वो कैसे होती है आप समझिए। तो वो अधिकारी जो है किसान को जो है 2-3 दिन का बहाना देता रहता है कि आज ये नहीं, आज बोरी नहीं, आज जगह नहीं, आज तमाम है। तो इस तरह से किसान क्या होता है, परेशान हो जाता है। और वो जो है क्या करता है, तो वहाँ जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं कि किसान से उस जो है फसल को, मान लीजिए अगर मैं मोटा-मोटा हिसाब करूँ तो जो है, अगर मान लीजिए कि इस समय जो है अ, आपका जो है ये चावल का रेट जो है चल रहा है 1868 रुपये है, मान लीजिए 1800 रुपये पकड़ कर चलें, तो एमएसपी पर खरीद 1800 की होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसान इतना समस्या में है, अब उसे जो है जिस ट्रक पर मान लीजिए वो अपना उपज को लेकर गया है, उसका भाड़ा प्लस वहाँ 2-3 दिन का उसका समय वेस्ट है, इसलिए वो जो है झंझट से मुक्त होने के लिए वो क्या करता है कि बिचौलियों को अपना जो है अनाज 1400 रुपये में बेच देता है। अब ये बिचौलिया क्या करता है कि ये जो है ले जा कर के एफसीआई में अधिकारियों को जो है ये उसी अनाज को 1500 रुपया 1600 रुपये में बेच देता है। अब एफसीआई के अधिकारी जो है उसी अनाज को जो है गोदाम में फिक्स रेट एमएसपी पर जो है खरीद कर रख देते हैं। तो इस प्रकार से धांधली चलती है। और जो है बाद में किसानों का जो है बही खाता वगैरह मांग कर उनके पासबुक लेकर के उनके खाते में पैसा दे दिया जाता है। अब जिससे सरकार ये समझे कि जो है हमने तो जो है किसान के जो है फसल को एमएसपी पर खरीदा है। और जो है आप एफसीआई गोदामों की हालत जानते हैं, देश में तमाम अनाज सड़ रहा है। तो ये था जो है कुछ एमएसपी संबंधी जो है समस्याएं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है और किसान जो है गेहूं और चावल को ज़्यादा उत्पादन करने पर जुटे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है शुरू वाले एक्ट में, उसमें कि मतलब किसान अपनी जो है ये गेहूं और चावल जो ज़्यादा सिंचित कृषि है इसको जो है छोड़ करके जो है वो थोड़ी नई कृषि की तरफ बढ़े, जैसे फूलों की खेती हो गई या कोई जो सौंदर्य बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो फूलों की ज़रूरत पड़ती है, जो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती होगी या जो भी, उसकी खेती करे, या सुगंधित तेल किससे बनते उसकी खेती करे, एलोवेरा की खेती करे। तो ऐसे खेती को प्रोत्साहन करने के लिए जो है आगे है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है ये कानून समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कानून समझ में आ गया तो आप ये मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अब इस कानून के कौन सा जो है क्या इसमें अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ, इसमें क्या जो है संशोधन कर देना चाहिए सरकार को। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।